हेलो दोस्तों, स्मार्ट रेलवे स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, इस चैनल पर हमने राजभाषा से संबंधित एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम राजभाषा से जुड़े सारे तथ्यों पर जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपको होने वाली रेलवे में होने वाली या फिर अदर एग्जाम कहीं भी राजभाषा से जुड़े उसमें जहाँ पर आते हैं उसमें आपको सहायता मिल सके। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम राजभाषा नियम 1976 के बारे में पढ़ेंगे। यह अधिनियम राजभाषा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम के अंदर भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, कौन सा राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये सब हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो राजभाषा का अधिनियम है उसमें अभी तक 3 बार संशोधन हुआ है, 1987 में, 2007 में और 2011 में। इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है या इस जिस नाम से पुकारा जाता है वो है राजभाषा संघ के शासनिक प्रयोजन के लिए प्रयोग 1976 है। मतलब इसको हम राजभाषा नियम 1976 कहते हैं। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है सिवाय तमिलनाडु के। दोस्तों, तो ये याद रखने वाली बात है कि राजभाषा अधिनियम 1976 कौन से राज्य में लागू नहीं होता है, तो उसका सही आंसर होगा तमिलनाडु राज्य। इस अधिनियम के अंदर हमने पूरे भारत को 3 भागों में बांटा है, क्षेत्र क, क्षेत्र ख और क्षेत्र ग। क्षेत्र ख के अंदर आने वाले राज्य बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, ये किस आधार पर किया है? इसका कारण यह है कि जो ये ऐसे राज्य हैं जिनमें राजभाषा हिंदी है और केंद्र सरकार के साथ हिंदी में पत्राचार करने का निर्णय लिया है, तो ये क्षेत्र क के अंदर आने वाले राज्य हैं। क्षेत्र ख के अंदर आने वाले राज्य ऐसे राज्य हैं जिसमें राजभाषा उनके प्रदेश की है, लेकिन केंद्र सरकार के साथ उन्होंने जो पत्राचार है वो हिंदी में करने का निर्णय लिया है। तो ऐसे राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन-दीव और दादर नगर हवेली। और दोस्तों, जो क्षेत्र ग के अंदर आने वाले राज्य हैं वो ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा उनके प्रदेश की है, लेकिन जिन्होंने केंद्र सरकार के साथ पत्राचार हिंदी में पत्राचार करने का निर्णय भी नहीं लिया है। ऐसे राज्य उसके अंतर्गत आते हैं। जो क और ख को छोड़कर जो भी राज्य हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसके बाद राजभाषा का जो नियम 3 है वो यह बताता है कि राजभाषा के किस क्षेत्र में, किस कार्यालय में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा पत्राचार के दौरान। तो क्षेत्र के किसी भी राज्य या संघ या क्षेत्र या उसके अधीन जो भी कार्यालय है उसके अंदर असाधारण परिस्थिति को छोड़कर हिंदी में ही पत्राचार होगा। यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है या फिर उसका पत्राचार अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसके साथ साथ उसका हिंदी का अनुवाद भी भेजा जाएगा। राजभाषा अधिनियम का 3 का 2 जो अधिनियम है उसके क्षेत्र ख के अंदर जो राज्य क्षेत्र आते हैं उसमें सामान्यतः जो भी पत्राचार होंगे वो हिंदी में होंगे। यदि अंग्रेजी में भी भेजे जाते हैं तो उनके साथ साथ उनका हिंदी में भी अनुवाद भेजा जाएगा। परंतु यदि राज्य या संघ क्षेत्र यह चाहता है कि अंग्रेजी या हिंदी के साथ दूसरी भाषा में उनका अनुवाद भी भेजा जाए तो वो वहाँ पर लागू होगा। इसका अर्थ यह है कि इसमें हिंदी या अंग्रेजी दोनों में पत्राचार किया जा सकता है। लेकिन जो क्षेत्र ग के अंदर है, जितने भी राज्य जाते हैं वहाँ पे जितने भी पत्राचार होंगे वो अंग्रेजी में होंगे केवल। राजभाषा का अधिनियम जो 4 कहता है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच जो भी पत्राचार होंगे वो किस किस भाषा में होंगे। तो केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच जो भी पत्राचार होंगे वो हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।
अधिनियम 4 का 2 कहता है कि केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय के बीच और क्षेत्र क के बीच जो भी पत्राचार होंगे वो केवल और केवल हिंदी में होंगे, और क्षेत्र क में स्थित सभी कार्यालयों के और क्षेत्र गयक है में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच जो भी पत्राचार होंगे वो हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों के बीच जो भी पत्राचार होंगे वो या तो हिंदी में होंगे या इंग्लिश में होंगे, और केंद्र सरकार के मंत्रालय और जो क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं उनके अंदर जो भी पत्राचार होंगे वो हिंदी में होंगे, और केंद्र क्षेत्र क और ख या ग के बीच जो भी पत्राचार होंगे वो हिंदी या अंग्रेजी जिस भी भाषा में चाहेंगे उस भाषा में होंगे। अधिनियम 5 जो कहता है कि किसी भी क्षेत्र में हिंदी में प्राप्त होने वाले पत्रादि या हिंदी में हस्ताक्षर वाले पत्रों के उत्तर केंद्र सरकार के कार्यालय से किस भाषा में होंगे, तो वो होंगे हिंदी में। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 में बताए गए सभी दस्तावेजों राजभाषा अधिनियम की धारा 3 में बताए गए सभी दस्तावेजों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों अर्थात द्विभाषी करने की जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3 में जितने भी पत्राचार होंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे, और यह जिम्मेदारी हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी। उसका ही उत्तरदायित्व होगा कि ये पत्राचार हिंदी और अंग्रेजी में हुआ है नहीं है। जो अधिनियम 7 है उसके अंदर जो भी आवेदन या अभ्यर्थन किया जाता है वो किस भाषा में किया जा सकता है। कोई भी कर्मचारी अपना आवेदन अपील वो हिंदी या अंग्रेजी में दे सकता है। कोई आवेदन अपील हिंदी में किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किया गया हो तो उसका उत्तर भी हमें हिंदी में ही देना होगा। यदि कोई कर्मचारी सेवा संबंधी विषय से में आदेश की सूचना हिंदी या अंग्रेजी में चाहता है तो कर्मचारी द्वारा चाही गई भाषा में हमें उसे जानकारी प्रदान करनी होगी। जो राजभाषा अधिनियम 8 है उसके अंदर केंद्र सरकार के कार्यालयों में जो टिप्पणी लिखा जाता है वो किस भाषा में लिखा जाएगा उसके बारे में बताया गया है। केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी किसी भी फाइल पर टिप्पणी या कार्यव्रत हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाए कि उसका अनुवाद दूसरी भाषा में करे। नियम 8 का दूसरा जो नियम है उसके अंदर केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो। इसका मतलब जिस कर्मचारी को कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है वो हिंदी के अलावा दूसरी भाषा में केवल और केवल तभी मांग कर सकता है जब जो दस्तावेज है वो तकनीकी प्रकृति का हो। जो नियम 8 का 3 उपनियम है यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का नहीं हो तो विभाग या कार्यालय का प्रधान यह निश्चय करेगा कि उसका जो पत्राचार है वो हिंदी में किया जाए या अंग्रेजी में किया जाए। नियम 8 का उप नियम 4 में कोई भी कर्मचारी अधिसूचित कार्यालयों में कार्यरत हैं और जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है तो उनको टिप्पणन प्रारूपण और अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए केवल और केवल हिंदी का प्रयोग करने का आदेश दे सकता है। दोस्तों अधिनियम 9 है इसके अंदर हिंदी में प्रवीणता और कार्य साधक के बारे में बताया। हिंदी में प्रवीण किस कर्मचारी को कहा जाएगा। यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उस उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है या फिर किसी कर्मचारी ने स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया है। यदि इन नियमों में से उपमत प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर लिए है। इसका मतलब है कि कोई कर्मचारी मैट्रिक
परीक्षा या उसकी समतुल्य परीक्षा या उससे उच्चतर कोई परीक्षा के माध्यम से में उत्तीर्ण कर रखा हो, या फिर स्नातक परीक्षा में या कोई भी उससे उच्चतर परीक्षा में कोई भी अगर उसने हिंदी को अपना वैकल्पिक विषय लिया तो उसे हिंदी में प्रवीण माना जाएगा। और हिंदी में कार्य साधक मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी के विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। केंद्र सरकार की हिंदी परीक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा में यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रक्रम के पदों के संबंध में उसे योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा पास की हो, वह तो उस कर्मचारी को भी उस हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त माना जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी हिंदी में प्रवीणता और कार्य साधक में केवल इतना सा अंतर है कि यहाँ पर हिंदी प्रवीणता में कर्मचारी केवल जो डिग्री है उसको पास करके आता है, लेकिन इसके अंदर कार्य साधक के अंदर अगर केंद्रीय सरकार कोई भी परीक्षा ऐसी परीक्षा आयोजित करवाती है और उसे कर्मचारी पास कर लेता है या उत्तीर्ण कर लेता है तो उस केस में भी कर्मचारी को कार्य साधक माना जाएगा। जो राजभाषा का अधिनियम 11 है उसमें मैनुअल संहिता प्रक्रिया संबंधित कौन सी सामग्री किस भाषा के अंदर होगी इसके बारे में बताया गया है। जो नियम 11 का उपनियम 1 है उसके अंदर केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में संबंधित सभी मैनुअल संहिता प्रक्रिया हिंदी या अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप से होना चाहिए। केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक पद का जो प्रधान होता है केंद्रीय, इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है कि केंद्र सरकार के जो प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह इस अधिनियम और नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करें। मतलब ये उत्तरदायित्व किसका होता है कि ये द्विभाषी में है नहीं, तो ये होता है केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होता है। केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिंदी या अंग्रेजी में होंगे। या फिर अधिनियम 3 कहता है 11 का 3 कि केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नाप पाठ सूचना पाठ पत्र शीर्षक लिफाफों सभी हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगे। केंद्रीय सरकार अधिनियम के तहत इन नियमों को अनुपालन करने के लिए कर्मचारी और कार्यालयों को समय समय पर आवश्यक निर्देश जारी करते हैं। इसके तहत ये सुनिश्चित करते हैं कि जो अधिनियम के अंतर्गत जितने भी नियम बनाए गए उनकी अनुपालना सुनिश्चित हो रही है या नहीं हो रही है। दोस्तों, इसमें हमने जाना जो महत्वपूर्ण चीज है उनको मैं एक बार से रिपीट कर देता हूं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है 1976 अधिनियम के अंदर की इसका नाम क्या है? इसका नाम है राजभाषा नियम 1976। और दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये संपूर्ण भारत में सिवाय तमिलनाडु के लागू होता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है कि भारत को क्षेत्र क ख ग में बांटा गया, तो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा भाग क के अंदर आता है, कौन सा भाग ख के अंदर आता है, कौन सा भाग क के अंदर आता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से 3 सही होंगे और 1 गलत होगा, या कभी कभी 3 गलत होंगे या 1 सही होगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो ये नियम में संशोधन कब हुआ, तो ये आपको याद रखना है 1987, 2007 और 2011। इस तरीके से केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच या केंद्रीय सरकार और मंत्रालयों के बीच या मंत्रालय से मंत्रालयों के बीच जो पत्राचार होगा उसकी भाषा क्या होगी, और उसके बाद हिंदी में जो प्रवीण किसको माना जाएगा और कार्य साधक किसको माना जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो मैनुअल संहिता है उसको द्विभाषी में प्रकाशित किया गया है या नहीं, तो ये उत्तरदायित्व होगा केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का ये
उत्तरदायित्व होगा। दोस्तों, मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो और भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और आने वाले प्रश्न दोनों होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको वो अच्छी जानकारी मिल सके और जिसका आपको परीक्षा में फायदा हो सके। थैंक यू।